नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा सा आज गला खराब है तो आप प्रश्नों पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 4 विकल्पों पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। ईवीएस पर बात करने वाले हैं। जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को लिया गया है। यहाँ पर टोटल आपको 300 प्रश्न देने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको 100 प्रश्न दे चुके हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें 100 प्रश्न आपको देंगे। टोटल यहाँ पर 200 प्रश्न हो जाएंगे और पार्ट 3 जल्दी ही लेकर आएंगे जिसमें आपको 100 प्रश्न देंगे, यानी कि टोटल आपके कितने प्रश्न हो जाएंगे, 300 प्रश्न हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पार्ट 2 यहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हैं पार्ट 2 है जिसमें ईवीएस के आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। 101 से लगाकर 200 तक आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रश्न मिलने वाले हैं। हर प्रश्न को समझाया जाएगा। जो प्रश्न फर्स्ट पार्ट में समझाया उनको कम समझाया जाएगा, तो आपको फर्स्ट पार्ट देख लेना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट को देखना है, उसके बाद इस वीडियो को देखना है, ताकि आपके जो प्रश्न एक भी ना छूटे। जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं उनको भी यहाँ पर रिपीट किया गया है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी है कि हम इस पीडीएफ को आपको देना चाहते हैं। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर। याद रखिएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होगी। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों पर क्लिक करेंगे, दोनों पर जुड़ जाइएगा। यदि आप आज करेंगे, कल करेंगे या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद करेंगे तो भी टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी। आप वहां पर जुड़ जाइएगा और भी जो पीडीएफ है उनको पाने के लिए। साथ में फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो इंपोर्टेंट होते हैं, तो फॉलो वहां पर भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू करते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट पे आना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दी गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपको पार्ट 1 आपको पहले देखना है, उसके बाद आपको इसको देखना है, क्योंकि वहां पर जो प्रश्न मैंने समझाए हैं वो यहां पर भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पे मैंने हर एक प्रश्न को अच्छे से डिटेल में समझाया है। जो प्रश्न वहां पर अच्छे से डिटेल में समझाया है उसको यहाँ पर कम समझाऊंगा, इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। पार्ट 1 आपको पहले देखना है, उसके बाद पार्ट 2 आपको देखना है। यहाँ पर मधुमक्खियों के बारे में पूछा गया है, तो विकल्प की ओर चलते हैं। 5 विकल्प आपको दे रखे हैं और कूट में आंसर देना है। पहला विकल्प है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती जो अंडे देती। बिल्कुल सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और जो अंडे देती हैं। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती। बिल्कुल सही है। जो उनका छत्ता होता है उसमें केवल कुछ ही नर मक्खियां होती है। तीसरा विकल्प, नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती। तो ऐसा नहीं है, कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं होती नर मक्खियां। तो यहां पर आपका तीसरा वाला विकल्प गलत होगा। अगला विकल्प है आपका, छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती। देखिए, काम करेंगे तभी तो फूलों के रस को एकत्र करेगी, साथ में शहद बनाएगी। तो छत्ते में अधिकांश जो मक्खियां होती है वो काम करने वाली मक्खियां होती है। तो ये बिल्कुल सही है। नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। तो यहाँ पर देखिए, नर मक्खियां नहीं करती है। तो यहाँ पर जो ई वाला विकल्प होगा ये भी आपका गलत होगा। सही कौन सा है? ए, बी और डी। तो ए, बी और डी किसमें लिखा हुआ है? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा विकल्प में मिस प्रिंट हुई। दूसरा विकल्प है और ये तीसरा विकल्प है। तो आपका जो तीसरा वाला विकल्प होगा एकदम सही होगा, ए, बी और डी। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका, यहां उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यहां एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहां अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। आपको इस जगह की पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर उत्तराखंड आ जाए आपके दिमाग में आंसर आ ही गया होगा। बक्सा पार्क है, दुधवा पार्क है, कार्बेट पार्क है या फिर वाल्मीकि पार्क है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। इसकी यहां लिख देता हूं, स्थापना। ठीक है। और बात करें, इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है आपका हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, यानी कि पुराना नाम। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं पुराना।
ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और पूछा ही गया है सीटेट एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी, उसका पुराना नाम क्या है, हैली नेशनल पार्क है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बक्सा पार्क के बारे में पूछा जाए कि बक्सा पार्क कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में है। थोड़ा सा छोटे अक्षर में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में बक्सा पार्क है। और बात करें हम यहाँ पर दूधवा पार्क की, दूधवा पार्क के बारे में पूछा जाता है और दूधवा पार्क कहाँ पर स्थित है, तो जो दूधवा पार्क है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि पार्क की हम बात करें तो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में है। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसका पुराना नाम और इसकी स्थापना कब हुई थी। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए आपको विचार करना है, फिर आपको यहाँ आपके सामने 3 विकल्प है और कूट में आपको आंसर देना है कि कौन सा सही होगा। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या खाना पसंद है, इसके बारे में पूछा गया है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो विकल्प होगा आपका बिल्कुल सही होगा कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना पसंद है। दूसरा विकल्प है आपका जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तो यहां पर देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को केले के फूलों की सब्जी पसंद नहीं करते हैं, मतलब यहाँ के लोगों ये सब्जी को पसंद नहीं करते। कहाँ के लोग पसंद करते हैं, केरल के, केरल, छोटा सा यहाँ पर लिख देता हूँ या फिर यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ केरल। याद रखिएगा केरल के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, जम्मू कश्मीर के नहीं करते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फलों की सब्जी पसंद है, बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, ए और सी। तो ए और सी कहां पर लिखा, फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका सही विकल्प होगा। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, यानी कि 1, 3, 2 रेखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरा विकल्प है और तीसरा है और ये चौथा है। तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। जो केंचुए होते हैं सभी को पता है किसान का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को आपको चुनना है कि क्यों केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, विकल्पों को पढ़ लेते हैं। केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली या फिर नरम बनाते हैं, बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा केंचुए को। दूसरा विकल्प है केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाती, ये भी बिल्कुल सही है। केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, तो केंचुए खरपतवार को नहीं खाते हैं। अगला विकल्प है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, केंचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो यहां पर आपका डी वाला विकल्प भी सही होगा, ए, बी और डी सही होगा। तो ए, बी और डी कहां पर है, आपके चौथे वाले विकल्प में विकल्प में दे रखा है। तो चौथा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका मधुबनी चित्रकला। देखिए मधुबनी चित्रकला के बारे में भी काफी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। मधुबनी चित्रकला जो प्रश्न ज्यादा पूछे गए, यानी कि इस 100 प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे भी है जो रिपीट होंगे। तो यहां पर जो इस प्रश्न के बारे में आपको बता दूंगा, यदि वो रिपीट प्रश्न हो रहा है तो सबसे पहले आपको उसका उत्तर देना है। तो आपको ध्यान से हर प्रश्न को उत्तर को देखना है ताकि आप वहां से फटाक से आंसर दे सके, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी यहां पर आएंगे जो रिपीट हुए हैं एग्जाम में भी, उसी के दृष्टिकोण से उन प्रश्नों को रखा गया है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, ये आपको सभी को पता होगा। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम क्या है, उस आपको राज्य का नाम बताना है। और राज्य का नाम क्या होगा, यहां पर आपका 105 का सही आंसर होगा आपका बिहार। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बिहार राज्य है जो कि एक प्रसिद्ध जिले के नाम से मधुबनी चित्रकला जो कि बहुत पुरानी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करें यहां पर देखिए महाराष्ट्र की, जो और भी इंपोर्टेंट जो चित्रकला है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक जो चित्रकला है वो है वर्ली कला, इसके बारे में पूछा जाता है। वर्ली कला ये कहां की प्रसिद्ध चित्रकला है, तो याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र की। कहां की है ये, महाराष्ट्र की। दूसरी और पूछी जाती तंजोर पेंटिंग
तंजौर पेंटिंग के बारे में पूछी जाती है, ये कहाँ की चित्रकला है? तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु की है। जो इंपोर्टेंट चित्रकला है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उन्हीं के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। एक और पूछी जाती है जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, कलमकारी। कलमकारी इसके बारे में पूछा गया है, कलमकारी के बारे में आगे भी प्रश्न पूछा जाएगा। कलमकारी जो पेंटिंग है ये कहाँ की चित्रकला है? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तो ये आपको याद रखना है। देखिए बिहार मधुबनी चित्रकला, वर्ली कला महाराष्ट्र, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु, कलमकरी पेंटिंग जो है वो आंध्र प्रदेश। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका झारखंड। झारखंड की मुख्य फसल, देखिए झारखंड की मुख्य फसल कौन सी? गेहूं, मूंगफली, मक्का, चावल। तो याद रखिएगा हमेशा झारखंड की जो मुख्य फसल होगी वो कौन सी होगी? चावल होगी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासी की साझा होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? देखिए एक राज्य है जिसमें वहां के लोगों का यह मानना है कि वहां पर जो खेती होती है वो किसी एक परिवार की या फिर एक व्यक्तिगत की नहीं होकर पूरे ग्रामवासी की वो जमीन होती है। वो एक प्रकार की लोटरी खेती उनको कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? लोटरी खेती कहते हैं। एक प्रकार के जो नाम होते हैं वो डाल देते हैं और उसमें से जिसका नाम आ जाता है उसको एक साल के लिए वो खेती दे देते हैं, तो इसको लोटरी खेती भी कहा जाता है इस खेती को। तो यहाँ पर वो कौन सा राज्य है? लद्दाख है, पुदुचेरी है, मिजोरम है या फिर छत्तीसगढ़ है? तो याद रखिएगा वहां राज्य कौन सा होगा? मिजोरम होगा। और इस प्रकार की खेती को लोटरी खेती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि जो खेती होती है वो एक परिवार की ना होकर पूरे ग्रामवासी की खेती होती, ना कि एक की। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है? यहां पर देखिए ये प्रश्न में जो पार्ट फर्स्ट है उसमें भी बता चुका हूं कौन से राज्य है उनके बारे में बता चुका हूं, और साथ में जो बंगाल की खाड़ी है उससे कौन से सटे राज्य है उनके बारे में बता चुका हूं। एक बार फिर बता देता हूं यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहां पर देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? पहला वाला, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये 3 ऐसे राज्य है या फिर ऐसा समूह है 3 राज्यों का जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह लूंगा जिसमें आपको बता सकूं कि इनके अलावा और कौन से राज्य है जो कि अरब सागर पर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनके साथ है गुजरात, आपका गुजरात, उसके बाद में आपका गोवा है, उसके बाद दमन केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है, दमन और दीप, उसके बाद में है आपका लक्षद्वीप, उसके बाद में आपका दादर और नगर हवेली। ये जो मैंने आपको नाम बताए, गुजरात, गोवा, दमन और दीप, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, ये भी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ साथ जो ये समूह बनाते हैं, सभी राज्यों का जो समूह है ये समुद्र तट अरब सागर पर है। तो ये राज्य को भी ध्यान में आपको रखना है। साथ में यहाँ पर बंगाल के खाड़ी से लगे भारतीय राज्य यानी कि जो संघ राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में पूछा जाता है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर देखिए इनके जो बंगाल की खाड़ी है उससे सटे कौन कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बंगाल की खाड़ी से। तो इसके बारे में आगे पूछा जाएगा और मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में, यदि नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो यहां पर देखिए पहला जो है वो पश्चिम बंगाल है, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, फिर है आपका तमिलनाडु, उसके बाद में है पुदुचेरी, उसके बाद में है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। यहां पर जगह कम है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, यहां पर क्या आएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यहां पर जो बंगाल की खाड़ी से सटे जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें शामिल है। तो याद रखिएगा यहां पर अरब सागर पर और बंगाल की खाड़ी पर, इन दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, इसके लिए मैं इसको बार बार आपको समझा रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए
और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। देखिए जो पार्ट 1 है उसमें इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो 5 सेकंड में आपको दूंगा, आपको कैसा इसका आंसर करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि जो 109 नंबर का प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊं उससे पहले आपको इसका आंसर दे देना है। डार्विन है, मेंडल है, मेस्ट्रल है या फिर स्वामीनाथन है। तो यहां पर उस वैज्ञानिक का नाम क्या होगा, ग्रेगोर मेंडल होगा। क्या होगा, ग्रेगोर मेंडल वैज्ञानिक का नाम है, जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। ग्रेगोर मेंडल को याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इनको आधुनिक, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, आधुनिक अनुवंशिकी, इनको आधुनिक अनुवंशिकी के जनक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी या फिर झरना। सरल सा प्रश्न है। देखिए झील, तालाब, नदी, झरना ये सभी पानी के स्रोत है, लेकिन जो पर्वत है ये पानी का स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर दूसरा वाला होगा। ठीक है, दूसरा वाला जो विकल्प होगा पर्वत, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है। ट्रेन, बस, जहाज, टांगा, साइकिल या फिर रिक्शा। तो यहां पर आप देखेंगे ट्रेन, बस, टांगा, साइकिल और रिक्शा ये सभी जमीन पर चलने वाले परिवहन है, लेकिन जो जहाज है जमीन पर नहीं चलता। कहां पर चलता, जल मार्ग यानी जल में चलता है, इसलिए आपका यहां पर जहाज बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। देखिए ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका ही नहीं, यहाँ पर आपसे अफ्रीका, भारत और भी जो राज्य जैसे कि यूरोप, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछा गया है कि यहाँ से हमारे देश में क्या लाए थे। बंद गोभी लाए थे, टमाटर लाए थे, मटर लाए थे या फिर भिंडी लाए थे। इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या लेके आए थे, टमाटर। हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में क्या लाए थे, टमाटर। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया था हमारे देश में। तो पहला आया था आपका टमाटर, पहले नंबर पे क्या आएगा आपका, टमाटर आएगा। उसके बाद में आलू और हरी मिर्च। हरी मिर्च, देखिए हरी मिर्च के बारे में भी पूछा गया है, आलू के बारे में पूछा गया, आलू कहां से आया है। तो याद रखिएगा टमाटर, आलू और हरी मिर्च ये दक्षिण अमेरिका से लाए गए हैं। बात करें हम यहां पर यूरोप की, यूरोप से क्या लाया गया है भारत में। तो याद रखिएगा गोभी और मटर, गोभी और मटर। भारत की हम बात करें, भारत में क्या क्या है। तो यहां पर देखिए आम पूछा जाता है, याद रखिएगा आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन और मूली। लिख लीजिएगा कॉपी में, ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट है उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूं। यहां पर एक अफ्रीका के बारे में और पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अफ्रीका से क्या आया है भारत में। तो कॉफी के बीज और भिंडी, कॉफी के बीज और भिंडी। ठीक है, याद रखिएगा ये पूछा जाता है, भिंडी के बारे में पूछा गया है। तो अफ्रीका से कॉफी के बीज और भिंडी आया था। भारत आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन और मूली। यूरोप से गोभी और मटर। दक्षिण अमेरिका से टमाटर, आलू और हरी मिर्च। तो ये सभी अपनी कॉपी में अच्छे से इत्मीनान से लिख लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करें कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वोपरि भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, नारियल की चटनी है। तेलंगाना, गुजरात है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा, केरल है। यहाँ पर देखिए नारियल की चटनी से आप समझ गए होंगे। सही आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तीसरा विकल्प होगा आपका सही, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये शाकाहारी भोजन के बारे में पूछा गया है। तो ये शाकाहारी भोजन है इडली, वड़ा,
डोसा सांभर नारियल की चटनी है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों का सर्वोपरि भोजन है, तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसे कि हमने गोवा के बारे में आपको बताया था, उसके बाद में केरल के बारे में बताया था आपको, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था। जैसे कि एक बार और दोहरा देता हूँ, लिखूंगा नहीं यहाँ पर, कि जो गोवा है वहाँ के जो लोग हैं वो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में उबले हुए टेपियोका जो नारियल के तेल में किसी भी करी के साथ खाना पसंद करते हैं, कहाँ के लोग हैं, तो केरल के लोग हैं। और मैंने आपको बताया था सरसों के तेल में पकाई गई मछली, ये कहाँ का व्यंजन है, लोकप्रिय व्यंजन है, तो जम्मू कश्मीर का है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपका जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई व्यक्ति मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उसे कौन से राज्य से नहीं गुजरना होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ जाएगा तो याद रखिएगा वो कहां से होकर जाएगा, तो वो गुजरात से होकर जाएगा, उसके बाद में राजस्थान से होकर जाएगा, उसके बाद में हरियाणा से होते हुए जाएगा और उसका कौन सा राज्य आ जाएगा, चंडीगढ़ पहुंच जाएगा वो। बीच में कौन सा राज्य नहीं आएगा, पंजाब नहीं आएगा। कौन सा राज्य, पंजाब। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थी के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी काफी पूछे गए एग्जाम में। जो एक पहाड़ी सत्र है, हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है और बर्फ भी बहुत पड़ता है। देखिए बस आपको इसी पॉइंट को ध्यान देना है, बाकी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर किसके बने होते हैं, पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ शहर देश के किस भाग में होना चाहिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जहां पर ज्यादा बारिश होती है, वहां पर ठंड बहुत पड़ती है, तो ऐसा कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। तो आपको सभी को पता होगा मनाली, और ये मनाली किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे हम बात करें। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तु को क्या करते हैं, कुतरते व काटते रहते हैं। सरल सा प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता है। चूहा और गिलहरी, ये दोनों ऐसे जानवर है जो उनके आगे के दांत है वो जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न भी काफी पूछा गया, भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध जो कन्नौज जिला है, यह जिला किस राज्य का भाग है, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, ये कौन से राज्य का है कन्नौज, तो यह है उत्तर प्रदेश का। कहां का है, उत्तर प्रदेश का। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। रेत के टीले कहां पाए जाते हैं, रेत के टीले याद रखिएगा सॉरी, रेत के टीले कहां पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन राजस्थान या फिर आबू धाबी अफगानिस्तान। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये आबू धाबी और अफगानिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं। याद रखिएगा रेत का टीला क्या होता है, सभी को पता होगा, पवन द्वारा एकत्र की गई रेत की पहाड़ी या फिर चोटी को रेत का टीला कहा जाता है। और ये कहां पर पाए जाते हैं, आबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा आपको बताना है। देखिए ये जो प्रश्न होते हैं इसके लिए आपको मैप की आवश्यकता होती है। एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको हर एक प्रश्न, जो प्रश्न ये मैप के हैं, दिशा के जो प्रश्न है उसको अच्छे से सिखा दूंगा। तो यहाँ पर मुझे मैंने मैप यहाँ पर नहीं लिया है, तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि मैप के बिना हम यहाँ पर आपको नहीं समझा सकते। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, दक्षिण पूर्व आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से ब्राज के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए ब्राज के बारे में 2 से 3 प्रश्न ऑनलाइन जो सीटेट की हुई थी उसमें पूछा गया है। यही प्रश्न मैंने 2 से 3 बार लिया है, तो यहां पर मैं आपको आंसर बताऊंगा। उसके बाद में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार के, उसमें आंसर आपको पहले देना है, उसके बाद में आंसर दूंगा। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले विकल्प को पढ़ लेते हैं। यहाँ टीन और जस्ता का मिश्र धातु होता है तो नहीं होता है। यहाँ एक यौगिक भी नहीं होता है। यहाँ कॉपर और जस्ता का समभागी मिश्रण भी नहीं होता। यह क्या होता है, यहाँ कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मिलान को चुनिए जो दंतु रूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के लिए सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर आपको बताना है वो ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बताना है कि जो ज्यादा दिन तक उसको सुरक्षित आप नहीं रख सकते। सेब, मुरब्बा, दूध, पनीर, कच्चा आम, अचार या फिर दाल पापड़। तो आप सेब, मुरब्बा, कच्चा आम, अचार, दाल पापड़ को रख सकते, लेकिन दूध पनीर को नहीं रख सकते। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश के किस भाग के लोगों के रहने के लिए बने तिकोने टेंट को रेबो, ये रेबो लिखा हुआ है, रेबो कहते हैं, और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। और जहां पर जानवर को रखते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, लेखा कहा जाता है। वो कौन सा भाग है हमारे देश का, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, जम्मू और कश्मीर या फिर लेह और लद्दाख है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। वहां लेह और लद्दाख है हमारे देश का, जहां जो लोग रहते हैं उसे रेबो कहते हैं, और जहां जानवर रखते हैं उस स्थान को लेखा कहा जाता है। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या। देखिए ये पहले भी बता चुका हूं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई है। 6 है, 7 है, 8 या फिर 9 है। ये भी 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में संघ शासित प्रदेश या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन से है, अंडमान और निकोबार। दूसरा है आपका चंडीगढ़। तीसरा है आपका दादर और नगर हवेली। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और चौथे नंबर पर है आपका दमन और दीप, दमन और द्वीप। 5वें नंबर पे है आपका जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। 6ठे नंबर पे है आपका लद्दाख। 7वें नंबर पे है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और 8वें नंबर पे है आपका पुदुचेरी। ये जो मैंने 8 आपको बताए हैं ये संघ शासित प्रदेशों की संख्या है। कौन कौन से, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए तीनों राज्यों के समूह को चुनिए जिनके सभी राज्य समुद्र अरब सागर पर है। देखिए ये प्रश्न फिर से पूछा जा चुका है, इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। 5 सेकंड आपको मैं देता हूं, इसके 4 विकल्प में नहीं पढ़ूंगा, आपको आंसर 5 सेकंड में देना है कमेंट्स के माध्यम से। क्या होगा, तो यहां पर आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। इसका सही आंसर होगा आपका पहला वाला, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये जो 3 राज्य है, तीनों राज्यों का समूह है। ये समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है, तो ये याद रखना है। और इसके साथ में मैंने बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया था, इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। छऊ नृत्य, यहाँ पर देखिए छऊ नृत्य के बारे में पूछा जाता है, जिसे चऊ भी बोला जाता है। चऊ याद रखिएगा, चऊ या फिर छऊ दोनों एक ही बात है। छऊ को चऊ भी बोला जाता है। तो छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है या फिर लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा जो छऊ नृत्य है ये छत्तीसगढ़। छऊ नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है। काफी बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और यहां पर मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, यदि यहां पर छत्तीसगढ़ ना आए, उड़ीसा आए या फिर झारखंड आए, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल आए, इन राज्यों में भी छऊ नृत्य वहां के जो सामान्य लोग हैं उनका ये लोक नृत्य है। तो यदि छत्तीसगढ़ नहीं आए तो यहाँ पर उड़ीसा हो सकता है, झारखंड हो सकता है या फिर पश्चिम बंगाल हो सकता है। ये भी आपके सही आंसर होंगे। चलिए आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है आपका सॉरी
केंचुए के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 4 विकल्प हैं। मैं नहीं आंसर दूं उसके पहले आपको देना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसका आंसर मैंने आपको बताया था। केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है, केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, ये भी सही है। केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, तो खरपतवार से केंचुए नहीं बचाते हैं मुख्य फसल को। केंचुए का अम्ल मृदा को उर्वरक या फिर उपजाऊ बनाता है। इसमें से सही कथन कौन सा है? तो आपका पहला, दूसरा और चौथा, ए, बी और डी सही होगा। तो ए, बी और डी किसमें है? चौथे वाले विकल्प में है, और ये चौथा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी। देखिए भारत में कौन कौन से फल सब्जी उगाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अफ्रीका के बारे में बताया था, दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया था, तो इनके बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया हूं। यदि आपको आपने यदि वहां पर ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर आप सही आंसर लगा सकते हैं। आलू, टमाटर, पत्ता गोभी एवं आम एवं केला, या फिर मटर एवं केला। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आम और केला। देखिए मैंने आम और केले के बारे में आपको बताया था, ये पूर्व काल से भारत में उगाई जाने वाली फल सब्जी है। तो यहाँ पर आम एवं केला सही आंसर होगा। देखिए आम का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेगीफेरा, मेगीफेरा इंडिका, मेगीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम होता है। और आपको ये याद रखना है कि जो आम है ये 4000 साल पहले भारत में उत्पन्न हुआ था। कब हुआ था? 4000 साल पहले भारत में उत्पन्न हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है आम का? ये यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, वो है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आम कहां पर होता है भारत में? तो ये कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। और बाकी फल और सब्जियां की जो उत्पत्ति है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आलू और टमाटर की जो उत्पत्ति, जैसे कि यहाँ पर विकल्प में दे रखा है, आलू और टमाटर की जो उत्पत्ति है ये कहां से हुई है? तो ये अमेरिका से हुई है, दक्षिण अमेरिका। साथ में इसके साथ में क्या? हरी मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और आलू की जो उत्पत्ति हुई है दक्षिण अमेरिका से हुई है। यहाँ पर मटर और पत्ता गोभी की हम बात करें, यहाँ पर देखिए अलग अलग मैं बता रहा हूं, ये सेम नहीं है। पत्ता गोभी और मटर ये यूरोप से उत्पत्ति हुई है। कॉफी के बीज और हरी भिंडी मैंने आपको बताया था, ये कहाँ की है? अफ्रीका की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बताने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। आपको पता होना चाहिए। जो मैंने आम के बारे में बताया, यहाँ पर देखिए केला भी है, तो इसके बारे में भी सुन लीजिए। केला का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ ऊपर में लिख देता हूं। केला का वैज्ञानिक नाम होता है मूसा पेराडिशियाका लीन। ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? ये केले का वैज्ञानिक नाम होता है। और इसकी कहां से उत्पत्ति हुई थी यदि पूछा जाए तो ये दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से केले की उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो मैंने जानकारी दी है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उमर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से ना लिया गया हो। तो यहाँ पर देखिए पौधे से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एक शब्द पौधे से न लिया गया हो ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना है। शहद, कटहल एवं मीट। तो यहाँ पर जो कटहल है पौधे से लिया गया है, तो ये पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। दूध, अंडे एवं भुट्टा। तो यहाँ पर जो भुट्टा है ये पौधे से लिया गया है। सरसों, मछली एवं मांस। तो यहाँ पर सरसों पौधे से लिया गया है। दूध, शहद एवं अंडा। दूध, शहद और अंडे ये तीनों ही पौधे से नहीं लिए गए हैं। तो यहाँ पर खाद्य सामग्री को आपको चुनना था जो कि पौधे से ना लिया गया हो। तो आपका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है? लोहार किन चीजों को बनाता है? मिट्टी का मटका। मिट्टी का मटका लोहार नहीं बनाता है। ईंट, कुल्हड़। तो यहाँ पर ईंट भी नहीं बनाता, कुल्हड़ जरूर बनाता है। अंगूठी नहीं बनाता है। आरी यहाँ पर बना सकता है। चूड़ी नहीं बनाता है। कुल्हाड़ी बनाता है। ईंट नहीं बनाता, चूड़ी भी नहीं बनाता। क्या बनाता? खुरपी, आरी और कुल्हड़। जो कुल्हाड़ी, यहाँ पर कुल्हाड़ी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी ये जो है लोहार बनाता है। तो सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक मां
को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाली खेलों को चुनना है, क्योंकि वहां बाहर नहीं जा सकती। वहां निम्न में से क्या चुनेगी, यानी घर में कौन से खेल खेले जा सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, शतरंज, स्टापू, छुपन छुपाई, स्टापू या फिर पिंडू। तो यहां पर देख घर में खेले जाने वाले खेल के बारे में चुनना है, तो वो आपका होगा कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। इन तीनों खेलों को घर में खेला जा सकता है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका सॉरी, फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। ये फिर से वही प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर आपको पता है। कमेंट्स के माध्यम से पहले इसका आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड में आपको दे रहा हूं। तो इसका सही आंसर होगा आपका केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये जो तीनों राज्य है या फिर जो समूह है राज्यों का, ये अरब सागर के तट पर स्थित है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है ग्रेगर मेंडल के बारे में। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के पौधों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था। अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में पूछा गया है कि उनका कौन सा प्रेक्षण था। सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे, ज्यादातर पौधों में पीले बीज थे, ज्यादातर पौधों में हरे रंग के बीज थे, या फिर सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ज्यादातर पौधे में पीले बीज थे। यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। यहां पर देखिए सही पूछा गया है अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में। पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, तो देखिए अंतरिक्ष यान में पानी के नल से पानी वो नहीं पीते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, तो वहां डाइनिंग टेबल नहीं होती है। जिस जगह जहां पर वो बेल्ट से बंधे होते हैं, जैसे तीसरा वाला विकल्प देख लीजिए, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते, तो ये बिल्कुल सही है। और यहीं पर उन्हीं के पास में एक जो थाली होती है या फिर जो भी कोई साधन होता है वो उन्हीं के साथ बंधा होता है और उसी में खाना होता है और वहीं बैठकर वो खाना खाते हैं, यानी कि एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। कौन? नीरज चोपड़ा है, लवलीना है, साक्षी मलिक है या फिर दीपा मलिक है। आपको उस खिलाड़ी के बारे में बताना है जो कि एक पैरा एथलीट है और धैर्य और दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। तो वह जो खिलाड़ी होगी वो दीपा मलिक होगी। दीपा मलिक पैरा एथलीट है जो कि धैर्य और दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। पैरा एथलीट पहली बार कब खेला गया था, तो ये 1960 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1960 में। दीपा मलिक जो है दोस्तों, ये जो पैरा एथलीट है उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। दीपा मलिक को कब किया गया था? 2017 में, 27 नहीं 2017 में किया गया था। पद्मश्री से पद्मश्री इनको सम्मान मिला था, पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार इनको सम्मान मिला था, 2017 में मिला था। और पैरा एथलेटिक है ये, एथलीट है दीपा मलिक। तो अब बात करते हैं, यहां पर आपको पता चल गया होगा सही आंसर इसका आपका दीपा मलिक होगा। नीरज चोपड़ा के बारे में देखिए, नीरज चोपड़ा के बारे में सभी जानते हैं। कुछ समय पहले ही इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिनके बारे में आपको सभी को पता होगा। ये भारत के एक ट्रेड एंड फील्ड एथलीट है। ट्रेड एंड फील्ड एथलीट है भारत के ये। और ये टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, आप सभी को पता होगा। तो ये पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट है जिनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? नीरज चोपड़ा के। अब बात करते हैं लवलीना की। जो लवलीना है दोस्तों, ये असम की है। कहां की है ये? ये कहां की है? असम की है। असम की है और एक भारतीय मुक्केबाज है। भारतीय मुक्केबाज क्या है ये? लवलीना भारतीय मुक्केबाज है जो कि असम की रहने वाली है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में महिला वेल्ट रवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक। इन्होंने कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक। और साक्षी मलिक की हम यहां पर बात करें तो साक्षी मलिक कहां के रहने वाली थी? हरियाणा। ये हरियाणा की रहने वाली थी और एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान थी।
भारती फ्री स्टाइल पहलवान। कौन थी? साक्षी मलिक, है ना। और इन्होंने 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन में 58 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक। याद रखिएगा, 58 किलो की कुश्ती हुई थी, उनमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कब जीता था? 2016 में। तो जो मैंने आपको जानकारी दी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों की कलाकारी को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। यहां पर देखिए, बिहार का जो कलाकारी है उसके बारे में, महाराष्ट्र का और पंजाब के बारे में आपको बताना है कि हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब गई थी, बिहार गई थी, महाराष्ट्र गई थी, वहां पर यात्रा की थी उनके द्वारा। तो वहां के जो कलाकारी है उनको उसके द्वारा संग्रह किया गया। तो कलाकारी कौन कौन सी उसके बारे में आपको बताना है। पटचित्र है, कलमकारी है, मधुबनी है, फुलकारी, कलमकारी, मधुबनी है। कलमकारी, पटचित्र, वर्ली है, फुलकारी, मधुबनी या फिर वर्ली है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले वो कहां पर गई थी? पंजाब। कहां पर गई थी? पंजाब। और पंजाब की जो कलाकारी है या फिर जो कला है वो क्या है? फुलकारी। क्या है? सॉरी पंजाब की क्या है? फुलकारी। उसके बाद में हम यहां पर बिहार की बात करें तो बिहार का क्या है? बिहार की कला कौन सी? मधुबनी है। और महाराष्ट्र क्या है? वर्ली है। तो यहां पर देखिए ये क्रम वाइज दिया है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहां पर फोर्थ वाला होगा। यहां पर एक और शब्द यहां पर दे रखा है, देखिए यहां पर देखिए कलमकारी। कलमकारी के बारे में आपको बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले बताया था। ये आंध्र प्रदेश की कला है, आंध्र प्रदेश, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। उसके बाद में यहां पर एक और लिखा हुआ है पटचित्र। पटचित्र लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर लिखा हुआ पटचित्र। ये कहां की कला है? तो आपको पता होना चाहिए, ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ये कला है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। कुड़ुक, देखिए कुड़ुक के बारे में पूछा गया है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? सभी को पता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर झारखंड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? 141 का झारखंड। सभी को पता है, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये जो ऑफलाइन एग्जाम है उसमें भी पूछा गया प्रश्न है सीटेट की। कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन या कि लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? कब मधुमक्खी पालन करना चाहिए बिहार के लोगों को? इसके बारे में यहां पर पूछा गया है। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या फिर अप्रैल से जून। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है वो अवधि सबसे बेस्ट होती है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन के लिए। तो यहां पर सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका वेलक्रो। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? देखिए एक वैज्ञानिक थे जो कि अपने कुत्ते के साथ घूमने गए थे और जब उन्होंने आते हुए यानी कि घर पर देखा तो कुत्ते के पैर में या फिर उनके कपड़ों पर एक छोटे छोटे जो वो एक जो पौधा होता है उसके जो रुए होते हैं जिसमें छोटे छोटे कांटे होते, आपने देखा वो छोटे छोटे कांटे होते, वो कुत्ते के पैरों पे और उनके जो पैंट वगैरह जो भी पहना हुआ था उन पे चिपक गए थे। तो उन्होंने देखा कि ये किस प्रकार से चिपके हुए हैं, ये क्या है। तो उन्होंने उसका निरीक्षण किया और पाया और उससे उन्होंने क्या बनाया? वेलक्रो बनाया। उससे प्रेरित होकर उनके द्वारा क्या बनाया गया? वेलक्रो बनाया गया। और उसका उपयोग किसमें होता है? उसका उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। तो उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। असीमोव है, रोनाल्ड रास है, मेंट्रल है या फिर ग्रेगो मेंडल है। तो वो कौन होंगे? जॉर्ज मेंट्रल होंगे। कौन होंगे? जॉर्ज मेंट्रल। यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। आपको अच्छे से कान लगाकर सुनना है, ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, या फिर जम्मू और कश्मीर है। मैंने 8 संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया था। इनमें से कौन सा है 8 में से? तो वो है जम्मू और कश्मीर। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि के बारे में पूछा जाता है। ब्रेल लिपि किसके द्वारा दी गई है और ब्रेल लिपि कब बनाई जाती है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यहाँ लिपि आधारित होती। कितने बिंदुओं पर आधारित होती? 5, 6, 7 या फिर 8? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि किसके द्वारा दी गई? तो ये लुई ब्रेल के द्वारा दी गई। और जो ब्रेल लिपि जो एक दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो शायद आप सभी को पता होगा कि ये 4 जनवरी को कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? यहाँ पर एल्यूमिनियम की खान किस राज्य में है हमारे देश में? ये पूछा गया है। उड़ीसा में है, असम में है, बिहार में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम की खान पूछी गई तो हमारे देश में कहां पर है? ये ओडिशा में स्थित है। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है प्याज के बारे में कि प्याज की फसल को कैसे उगाते हैं और कैसे उसको काटते हैं या फिर उखाड़ते हैं। तो ये प्रश्न मैंने फर्स्ट पार्ट में भी रखा है। यदि फर्स्ट पार्ट आपने देखा है तो मेरे से पहले आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है। इसको क्रम में आपको जमाना है कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह से के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार आपको करना है और वहां विकल्पों को चुनना है जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्याज जब हम उगाते हैं तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? मृदा को खोदकर नरम बनाते हैं। तो पहले विकल्प में आपका क्या होगा? ए आएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप बीज बोते हैं प्याज का। तो यहां पर बीज बोना, तो यहां पर आपका दूसरे नंबर पर क्या होगा? सी। उसके बाद आप क्या करते हैं? पहले मृदा को खोदकर नरम बनाया जाता है, फिर बीज बोते हैं। उसके बाद में खरपतवार हटाते हैं, तो यहां पर तीसरे नंबर पर क्या होगा? आपका डी होगा। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालते, प्याज को उखाड़ लेते हैं। तब देखा होगा कि एक जगह ढेर लगा दिया जाता है और उसके ऊपर जो पत्तियां होती है उसको काट देते हैं। तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? आपकी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटने की प्रक्रिया होगी, जो अंतिम प्रक्रिया होगी। यानी कि अंत में जो आपका होगा वो बी होगा, यानी कि ए, सी, डी, ई और बी। तो आप 4th वाले विकल्प में देखेंगे तो आपका ए, सी, डी और ई और बी यानी कि 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। ये क्रम आपका बिल्कुल सही होगा। सॉरी। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में एक संस्था है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहां पर स्थित है? शिलांग मेघालय में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में या फिर लेह लद्दाख में है। हमारे देश में एक स्थान इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहां पर स्थित है पूछा गया है, तो याद रखिएगा यह क्षेत्र लेह लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें आपको चुनना है जिनके भीतर बीज होते हैं। इस प्रकार का प्रश्न ऑफलाइन एग्जाम में भी पूछा गया है और एक या दो बार ये प्रश्न ऑनलाइन सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए करेला दिया हुआ, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर, इनमें के भीतर मतलब कौन से सब्जी और फल है जिनके भीतर बीज है, ये आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा देखिए करेले में, खीरा में, चीकू में, भिंडी में, नाशपाती में और टमाटर में। यहाँ पर आप तीसरा विकल्प देखेंगे तो करेला में बीज होता है, खीरा में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, नाशपाती में होता है और टमाटर में बीज होता है। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। यहाँ पर जो प्याज होगा, प्याज में बीज नहीं होता है, आपने देखा होगा प्याज में बीज नहीं होता है, आलू में बीज नहीं होता है, बाकी इन सब में बीज होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है। यहाँ पर जैसे भालू जैसा हो, आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी आपको पता है, सभी को आपको पता है कि भालू जैसा कौन दिखता है, परंतु भालू नहीं होता है। दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है। काफी बार मैं आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पर पूरा जो प्रश्न है उसे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां कौन
सा जंतु होगा तो वो स्लॉथ होगा। जो स्लॉथ है वो भालू जैसा दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। लगभग 17 घंटे ये वृक्ष की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की जो औसत आयु कितनी होती, 40 वर्ष होती है और अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से कितने वृक्ष बदलता है, 7 से 8 वृक्ष ये बदलता है, यानी कि 7 या फिर 8 वृक्षों पर यह घूमता है। तो वो कौन सा जानवर है, स्लॉथ है। यहां पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम सेकंड में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के समान घरों के सही विवरण से मिलान करना है। कॉलम फर्स्ट और सेकंड, देखिए कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड, यहां पर राज्य दिया हुआ है और सामने उनके वहां बनाए गए जो घर है उनके बारे में दिया हुआ है कि वहां पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है और कूट में आंसर पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर एक बार बता देता हूं। असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे ऊठे घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर जानकारी के लिए। तीसरा यहाँ पर सही होगा। लद्दाख में घर किस प्रकार के बनाए जाते हैं, तो लद्दाख में घर पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छतें होती है। तो यहाँ पर आप सेकंड लिख सकते हैं। मनाली या फिर हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, यहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है, ठंड बहुत लगती है। तो यहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाएंगे, पत्थर लकड़ी से ढालू छतों वाले घर यहाँ पर बनाए जाएंगे मनाली में। तो यहाँ पर आप फर्स्ट लिख सकते हैं। और 5वां है राजस्थान। राजस्थान में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो आप सभी को पता है राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से बनी छतें यहाँ पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असम में, लद्दाख में, मनाली में और राजस्थान में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, वैसे आप सभी को पता होगा। तो ये जो तीसरा, दूसरा, पहला और 5वां सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसमें ये विकल्प रहेगा, तीसरे वाले विकल्प में। तीसरा, दूसरा, पहला और 5वां, लेकिन तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े, वह देश कौन सा है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रिया है। यहां पर देखिए इससे पहले वाले जो वीडियो बनाया था फर्स्ट पार्ट, उसमें भी इस प्रश्न को रखा गया था, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, गोल है, यहाँ पर हम हैं। तो यहाँ पर हम कैसे हैं, सीधे हैं, यहाँ पर हम सीधे खड़े हैं। तो वो कौन सा देश है जहां के जो व्यक्ति हैं वो इस प्रकार से उल्टे खड़े हैं, यानी कि उल्टे वहां पर होते हैं, सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। वो कौन से लोग हैं, कहाँ के हैं, किस देश के हैं, तो वो अर्जेंटीना के लोग होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों का अधिक यानी कि अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यहाँ व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए ज्यादा वो कीटनाशियों का जो आधिक्य में उपयोग ले रहा है, ज्यादा कीटनाशक जो दवाइयां है उनका बार बार प्रयोग कर रहा है और बार बार धान की फसल वहां पर उगा रहा है। तो उसका यह व्यवहार है उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, ऐसा भी नहीं है। यदि बार बार यदि वो कीटनाशक जो होते हैं, कीटनाशक जो दवाइयां होती है या फिर और जो चीजें होती है उनका यदि उपयोग वो बार बार कर रहा है तो अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ नहीं होगी। जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनंत किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो ये आपका सही आंसर होगा, बंजर हो जाएगी कुछ समय बाद वो खेती। तो यहां पर जो 4th वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। यहां पर देखिए 154 जो प्रश्न है, यहां पर स्थान दिया हुआ है, अत्यधिक पसंदीदा भोजन दिया हुआ है और फर्स्ट और सेकंड का आपको मिलान करना है। यहां पर देखिए प्रश्न लिखा हुआ था, शायद कट हो गया, क्वेश्चन नंबर 154 पर यहां पर स्थान दिया हुआ है और अत्यधिक पसंदीदा भोजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन से स्थान पर कौन सा अत्यधिक पसंदीदा भोजन पसंद करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देना है। गोवा, कश्मीर, केरल या फिर हांगकांग। तो यहाँ पर देखिए आपका 154वां प्रश्न है और आपका गोवा की हम बात करें तो गोवा का जो सबसे पसंदीदा जो भोजन है वो कौन सा है। गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं गोवा में। कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली
खाना पसंद करते हैं? देखिए इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोनों के बारे में। केरल के बारे में भी आपको बता चुका हूं कि यहाँ क्या होता है, करी के साथ उबला टेपियो का खाया जाता है। हांगकांग के बारे में आपको बता चुका हूं फर्स्ट पार्ट में कि जो हांगकांग है इसमें जो सांप होता है उसको पकाया जाता है, उसको खाया जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, हुंग यूफेन कहा जाता है। इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से यदि आप सही जोड़ी का मिलान करेंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा, चौथा, पांचवा, तीसरा और दूसरा। तो यहां पर आपका जो चौथा वाला विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, मिर्ची हमारे देश में प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे? देखिए कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान। मैंने आपको बताया था दक्षिण अमेरिका हरी मिर्ची ये कहां से प्राप्त हुई है, ये कहां का मसाला है, या फिर ये व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से लाए थे। और क्या लाए थे? टमाटर लाए थे। और क्या लाए थे? टमाटर, हरी मिर्ची। एक आपको बताना है यहाँ पर क्यूज के तौर पर आपको बताना है, जैसे कि मैंने 3 बताए थे, जिसमें टमाटर बताया था, हरी मिर्ची बताई थी, एक और क्या बताया था, एक क्या बताया था उसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य आपको बताने, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राइट आंसर आपका यहां पर होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य है, यानी कि पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उस पक्षी का आपको नाम बताना है जिसकी आंख मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। चील, बाज, गिद्ध या फिर उल्लू। तो यहां पर ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। उल्लू जो पक्षी होता है उसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। अगला प्रश्न है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? जो अंडमान के द्वीपों में सुनामी आई थी वो वर्ष के बारे में आपको बताना है, 2001, 2004, 2002 या फिर 2012। तो याद रखिएगा वो सुनामी किस वर्ष आई थी, 2004, 26 दिसंबर 2004 को आई थी। यदि समय तो पूछा नहीं जाता है, वैसे समय इसका रहेगा आपका 7:59, लगभग 59 मिनट, लगभग 8 बजे ये सुनामी आई थी। इंडोनेशिया में आई थी और सुमात्रा द्वीप के तट पर आई थी, और लगभग 9.1 की तीव्रता वाला समुद्र के नीचे का जो ये भूकंप था ये था। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो यहां पर ध्यान आपको सिर्फ ये देना है, सन पूछा गया है। यदि तारीख पूछे तारीख आपको ध्यान देना, बाकी चीजें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। 26 दिसंबर 2009 यहां पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। स्लोथ के विषय में काफी बार अपन पढ़ चुके हैं। स्लॉथ लगभग 20 घंटे नहीं सोता है, 17 घंटे सोता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही है आपका दूसरा वाला विकल्प। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है। 20 वर्ष नहीं होती है, कितने वर्ष होती है? 40 वर्ष होती है। इसका मतलब क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला यानी कि बी वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। बांस के घर बनाने चाहिए, बांस के खंभों पर ढालू छतें वाले घर बनाने चाहिए, सॉरी, मिट्टी और फूस के बने घर बनाना चाहिए, सपाट छतों वाले लकड़ी के घर बनाने चाहिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था किस प्रकार के घर बनाने चाहिए। तो इनको बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, घटपर्णी जिसे शिकारी पौधा या फिर पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है, जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है, या फिर जिसे पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है, जो कीड़े और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है। ये हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है, जिसे मेघालय राज्य है। और साथ में यदि पूछे कि ये किस देश में पाया जाता है तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया।
ये इन दोनों देशों में भी पाया जाता है कठपर्णी पौधा। तो याद रखिएगा सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। 2 बच्चों की क्लिनिक विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। यहां पर देखिए रिपोर्ट दी गई है 2 बच्चों की। यहां पर आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहां पर देखिए 2 बच्चों की क्लिनिक विकृति रिपोर्ट नीचे दी गई है। इसके अनुसार आपको आंसर देना है कि उनको क्या समस्या है, किससे वो पीड़ित है। आरती है, इसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है। स्त्री है ये, हीमोग्लोबिन यहां पर कितना बताया गया है, 10.5 ग्राम। नमन यहां पर है, उसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है। पुरुष है, हीमोग्लोबिन यहां पर कितना बताया गया है, 8 बताया गया है। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी कि वो किससे पीड़ित है या फिर नहीं, इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन स्त्री में कितना होना चाहिए और पुरुष में कितना होना चाहिए 12 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक सारणी में आपको बता देता हूं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूं बालक और यहाँ पर बालिका। तो बालक की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो बालक 11 से 18 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, बालिका की भी यही आयु होगी। तो बालक जो है 11 से 18 वर्ष में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 12.7 से 17.7 ग्राम DL। तो ये जो मात्रा होती बालक में होती है, बालिका में अलग होती है। बालिका में कितनी होती है 11 से 18 वर्ष में, तो इनमें होती है 12 से 15। अगला प्रश्न है अल बरूनी। अल बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। विचार क्या करना है, 3 विकल्प है और कूट में आंसर देना है। अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से पहले किया था, बिल्कुल सही है। उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब, ये भी बिल्कुल सही है। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल आपका सही, यानी कि A, B और C ये तीनों ही कथन आपके सही होंगे अल बरूनी के संबंध में। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यहां सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये प्रश्न भी मैंने फर्स्ट पार्ट में लिया था और आपको इसके बारे में पता होगा। मेंडल है, फ्रैंकलिन है, रास है या फिर बोमोंट है, तो वो कौन होंगे, रोनाल्ड रॉस होंगे। इनके द्वारा पहले मच्छर के पेट में झांका गया और यहाँ सिद्ध किया गया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उन्हें जो खोज की थी उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, उनसे सम्मानित किया गया था। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। यहां पर देखिए एक और चीज पूछी जाती है, यहां पर ये पता होना चाहिए आपको। वैसे नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था, 1902 में। एक और चीज यहां पर पूछी जाती है मच्छर से संबंधित कि मच्छर किससे फैलता है, तो आपको सभी को पता होगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता, मादा एनाफिलीज। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा सभी को, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और मलेरिया की जो दवा है वो किससे बनाई जाती है, सिनकोने के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, छोटी मोटी जानकारी है। अगला प्रश्न है वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है, लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता या फिर बाघ। सही आंसर होगा आपका बाघ। याद रखिएगा जो बाघ है वो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। और जो बाघ है ये मनुष्य की तुलना में कितना गुना बेहतर देख सकता है, तो 6 गुना।
रात की बात बता रहा हूं, रात में 6 गुना अधिक देख सकता है बाघ। साथ में बाघ की जो सुनने की क्षमता होती है वो इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज में फर्क कर सकता है कि ये जो पत्तों की सरसराहट की आवाज है या फिर घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज है, तो इसका पता भी वो लगा लेता है। तो यहां पर फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना, इसमें से भिन्न क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, चाय बनाना, तैरना और आटा गूंथना, इन तीनों में कहीं ना कहीं पानी का उपयोग हो रहा है, पानी का उपयोग, लेकिन कंघी करने में नहीं हो रहा है। इस वजह से ये इन चारों से भिन्न है, तीनों से भिन्न है। तो यहां पर देखिए कंघी करना आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कॉलम फर्स्ट और सेकंड की मदों का मिलान कीजिए। यहां पर देखिए कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, पक्षी का नाम और घोंसले का विवरण। कौन सा पक्षी कौन सा घोंसला बनाता है, इसके बारे में इस प्रश्न के माध्यम से आपको आंसर देना है। शकरखोरा, शकरखोरा किस प्रकार के घोंसला बनाता है, आप सबको पता ही है कि शकरखोरा। यहां पर सही जोड़ी हम मिलान कर देते हैं। छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते और कपड़े की चिथड़े आदि होते हैं। ये कौन सा पक्षी बनाता है, शकरखोरा बनाता है। जो कि पेड़ पे जो लटका हुआ घोंसला होता है, आपने देखा होगा, वो किसका होता है, शकरखोरा का होता है। कोयल, कोयल के बारे में कौन नहीं जानता, कोयल अपना घोंसला तो बनाता नहीं है, ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें ये अंडे देता है। कलचिड़ी, जो कलचिड़ी है ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टहनियां, जड़ें, बाल, रुई बिछी हुई होती है। इस प्रकार की जो घोंसला होता है वो कौन बनाता है, कलचिड़ी बनाती है। दर्जिंग चिड़िया, जो दर्जिंग चिड़िया है ये झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला इसका होता है और उसी में ये अंडे देती है। तो इस प्रकार से हम यदि सही जोड़ी बनाएंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा, 5 1 2 3। 5 1 2 3 किसमें, आपका चौथे वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अपने 3 खाद्य पदार्थों को का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य लोहे तत्व। यहां पर आपको बताना है कि लोह तत्व प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। जो 3 खाद्य पदार्थ है उसके बारे में, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आंवला सॉरी पालक, आंवला, टमाटर, गुड़, बंद गोभी, आंवला, पालक, प्याज, टमाटर। तो यहां पर देखिए जो लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है और आंवले में पाया जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। यहां पर देखिए शीर्षक आपको बताना है, हमारे देश का राष्ट्रपति, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी पुस्तक, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे और 5वीं की पुस्तक है। और इसका शीर्षक क्या था, तो इसका शीर्षक था उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये शीर्षक था। और किसके द्वारा लिखी गई थी, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा, 5वीं की पुस्तक डॉक्टर हजारी प्रसाद हुसैन के द्वारा। अब बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, थोड़ी सी इनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यहां पर जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 1897 में हुआ था। कहां पर हुआ था, हैदराबाद में। अब बात करते हैं जो इनका राष्ट्रपति शासन है वो कब से कब तक का था, 13 मई 1967 से 3 मई 1969, यानी कि जिस दिन ये मरे थे, जिनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन भी ये हमारे भारत के राष्ट्रपति ही थे, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल पे थे। इनकी मृत्यु जब हुई थी, जब भी ये राष्ट्रपति ही थे। तो याद रखिएगा, यानी कि जो कार्यकाल जो समय है वो भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। और ये भारत के 3रे राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे ये, 3रे, भारत के 3रे राष्ट्रपति थे। तो छोटी सी जो जानकारी दी मैंने डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया है कि वहां ग्रामीण क्षेत्रों के
अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग कितने होते हैं? 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की दीवारें भी लकड़ी की बनी होती है। यहाँ भारी बारिश होती है और उसके कारण मकानों की छतें सामान्य ढालू है। यहाँ कौन सा राज्य हो सकता है? थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में हमने जिक्र किया था। अधिकांश मकान मजबूत किसके बने होते हैं? बांस के खंभों पर बने होते हैं। और बांस के खंभों पर कहां पर बने होते हैं? असम राज्य में बने होते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। देखिए बंगाल की खाड़ी अरब सागर के जो सटे राज्य है उनके बारे में, दोनों के बारे में आपको बता चुका हूं, तो यहां पर ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसके साथ साथ मैंने कौन से और राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बताए थे? इनके साथ साथ पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ये जो और भी मैंने राज्य बताए हैं ये भी बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। तो राइट आंसर आपका यहां पर सेकंड वाला होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती, इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखिए प्रश्न घुमा फिरा कर वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यानी कि यूनिट, जिसे टीन कहते हैं, टीन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। मात्रक यूनिट का अर्थ क्या है? यहाँ पर मात्रक यूनिट का अर्थ बताना है, जिसे क्या कहते हैं? टीन कहते हैं। इसका आपको अर्थ बताना है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ के जो लोग हैं इनका मानना है कि जो खेती होती है वो एक आदमी की या फिर व्यक्तिगत खेती नहीं होती, पूरी गांव की खेती होती है। लॉटरी द्वारा वो खेती के भूमि का आवंटन करते। नाम वहां पर जो स्लिप होती है, जैसे कि हम स्लिप डालते हैं उसमें से एक स्लिप उठा लेते हैं जिसका नाम होता है, उनको ये 1 वर्ष के लिए उस खेती को दे देते हैं। वो अपने इस हिसाब से खेती करता है। तो यहाँ पर इस मात्रा यूनिट का अर्थ बताना है। वहां भूमि जिसमें किसान 1 टिन बीज प्राप्त कर सकता है, वहां भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, वह भूमि जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई कितनी 50 मीटर से 50 मीटर होती है, वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर 100 मीटर से इंटू 100 मीटर के तुल्य होती है। यहाँ पर आपको मात्रक यूनिट का अर्थ बताना है। टीन का टीन का अर्थ बताना है। तो टीन का अर्थ यहाँ पर होता है वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, ये मात्रक यूनिट का अर्थ होता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार आपको करना है। देखिए 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर की ओर चलेंगे। पहला विकल्प है, एक फसल कटने के निश्चित कटने के लिए कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं। बिल्कुल सही है। एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक छोड़ देते हैं। ऐसे ही खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा सा मुझे डाउट है, जो विकल्प है कुछ वो इस प्रकार था कि खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत से बाहर जला देते हैं, तो इस प्रकार का विकल्प था। लेकिन हम जो विकल्प रखे उसी प्रकार से आपको आंसर देंगे। बी वाला विकल्प है, खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। बिल्कुल सही है, वो खेत में ही उसको जलाते हैं, राख उसकी बनाते हैं और खरपतवार के राख खाद के रूप में उसको कार्य में लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसकी गहराई तक नहीं जोता जाता है, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा उसकी जो गुड़ाई की जाती है उसको ऐसे गहराई तक नहीं जोता जाता है। तो यहाँ पर ए, बी और सी ये दोनों ही विकल्प, तीनों ही विकल्प आपके सही रहेंगे, यानी कि पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। यहाँ पर बी में मुझे डाउट है, लेकिन जो ये विकल्प है उसी के अनुसार मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कासे या फिर ब्राज, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि इस प्रकार के प्रश्न और भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर आंसर आपको वही देना है। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन आंसर आपका वही है जो कुछ समय पहले मैंने आपको दिया था। ब्रांज की बनी बहुत सी वस्तुओं, बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन आपको बताना है। आयरन, लोहा, और देखिए 4 विकल्प पढ़ो तब तक आपको आंसर देना है, क्योंकि कुछ समय पहले इसका आंसर बताया था मैंने। आयरन और सिल्वर आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। कांसा एल्यूमिनियम, कापर और जिंक का मिश्रण है। कांसा कापर और जिंक का मिश्र धातु है, या फिर कांसा, कापर और टीन की मिश्र धातु है। तो कुछ समय पहले मैंने आंसर दिया था, 5 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं इसका आंसर देने के लिए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा जो कांसा, कापर और टीन की मिश्र धातु है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए। 6335
नगर कोइल एक्सप्रेस है। और काफी अच्छा प्रश्न है और काफी सरल वे में हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्रम संख्या दी हुई है, क्रम संख्या 1 और 2। गांधी धाम से कहां पर जा रही? सूरत। तो गांधी धाम यहां पर लिख लेते हैं तो यहां पर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। गांधी धाम कब चली वहां से? 6:15 पे, 6:15। दूरी कितनी है? 0, क्योंकि वहां से वो चली थी, है ना। और पहुंची कहां पर? सूरत। कब पहुंची? 16:15। तो यहां पर लिख लेते 16:15 सूरत। और किलोमीटर कितना चली वो? 530। अब पूछा क्या गया पहले एक बार पढ़ लेते हैं। उपरोक्त टेबल के आधार पर इन 2 स्टेशनों अर्थात गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल यहां पर पूछी गई है। औसत चाल, चाल का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था? दूरी बटे समय। यहां पर देखिए आपको दूरी दे रखी 530 किलोमीटर, 530 किलोमीटर। आपको यहां पर समय ज्ञात करना। आप समय कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर उसके बाद कितनी बजे चली इससे हमें कोई मतलब नहीं, वहां पर पहुंची कितनी बजे उससे हमें मतलब है। तो यहां पर हम समय निकालेंगे 0.615 से 16.15। यदि हम इसको देखेंगे तो कितने घंटे हमें प्राप्त होंगे? 10 घंटे। 10 घंटे। 530 किलोमीटर वो कितने घंटे में चली? 10 घंटे में। तो हमें औसत चाल ज्ञात करना है। तो यहां पर हम नीचे क्या लिख देंगे? 10 घंटे। अब इसको हम 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे हाथ में? 53 किलोमीटर। तो यहां पर देखेंगे 53 किलोमीटर कहां पर लिखा हुआ है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कन्नौज शहर। देखिए ये प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, तो आपको इसका आंसर गेस करना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। मैं नहीं बताऊं उसके पहले, वैसे मैं बताऊंगा इसका आंसर, लेकिन आपको भी इसके पहले कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। 5 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, जल्दी से कमेंट्स करके इसका आंसर बताएं क्या होगा। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है। चलिए अगला प्रश्न है नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। यह प्रश्न भी काफी अच्छा है, उलझाने वाले प्रश्न देता है सीटेट, लेकिन उन प्रश्नों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से भी उन प्रश्नों को कर सकते हैं। यहां पर देखिए दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का यहां पर अध्ययन किया गया है, सारणी दी हुई है। तो डीजल कितने रुपए का बताया? 2020 में 81 रुपए का बताया है, और 2020 में और 2021 में 90 रुपये 72 पैसे का बताया है। पेट्रोल की हम बात करें तो 92 रुपए था 2020 में, और 2021 में 102 रुपये 12 पैसे का बताया है। तो अब यहाँ पर पूछा क्या गया है? 92 रुपये 102.12 पैसे एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की दर आपको क्रमशः बताना। पहले आपको डीजल की बताना है, फिर पेट्रोल की बताना है, लेकिन प्रतिशत में आपको बताना है। तो आपको इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे तो थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा। वैसे ये सरल प्रश्न है, थोड़े से ट्रिक्स आप हल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रम वाइज आपको बताऊंगा। देखिए हम यह थोड़ा सा लिख लेते हैं। डीजल की जो दर है पहले कितनी थी? 81 रुपये। अब कितनी 2021 में कितनी थी? 92.72। कितने रुपए का फायदा हुआ? पहले हम रुपए में फायदा देखेंगे, वृद्धि देखेंगे। तो यहां पर रुपए में जो वृद्धि हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है? 9 रुपये 72 पैसे की। ठीक है। पेट्रोल की हम बात करें, पेट्रोल तो पेट्रोल 2020 में कितने का था? 92 रुपए का था। उसके बाद कितने का हो गया? 102 रुपये 12 पैसे का हो गया। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 10 रुपये 12 पैसे की। अब यहां पर देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे। यहां पर जो वृद्धि हुई है, कितने रुपए की वृद्धि हुई डीजल में? 9 रुपये 72 पैसे की। किस पर वृद्धि हुई है वो आपको यहां पर नीचे लिख लेना है। याद रखेगा जो वृद्धि हुई है वो ऊपर लिखना है। जो वृद्धि हुई 9.72 किस रुपए पे हुई है? 81 रुपये पर। यहां पर डीजल की बात मैं कर रहा हूं आपसे। तो यहां पर आप जब दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाता है? 2 जीरो लग जाती है। किसके बाद हट रही दशमलव? 2 संख्या के बाद, तो 2 यहां पर जीरो हम लगा देंगे। और जब हम 8100 से 972 काटेंगे, यहां पर हमने 100 लिखना मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, तो 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो कट जाएगी। 81 से हम 972 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 12 बार कटेगा। 81 × 12 करेंगे तो 972 आएगा। यानी कि डीजल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 12% की। अब बात करते हैं पेट्रोल की। यहां पर पेट्रोल लिख देता हूं मैं। देखिए
पेट्रोल पर कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 10 रुपए 12 पैसे की। किस रुपए पे हुई है? 92 रुपए पर, 92। तो यहां पर देखिए दशमलव हम हटाएंगे, उसके बाद कितने संख्या है? 2, तो 2 जीरो लगाएंगे और इंटू में हम 100 लिखेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 92 को हम 1012 काटेंगे 92 से, तो कितनी बार कटेगा? 11 बार। 92 इंटू 11 करेंगे तो आपको 1012 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर पेट्रोल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11% की। डीजल में 12% और पेट्रोल में 11%। तो आप तीसरे वाले विकल्प पे जाएंगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। डीजल में 12% और पेट्रोल में 11% की वृद्धि। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इस प्रकार से आप सीधे सीधे तौर पर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये पूछा गया है। इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पूछा गया था दीपावली और होली के बारे में कि वो कब त्योहार मनाया जाता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले इसका उत्तर जान लेते हैं। सॉरी, दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती या फिर जन्मदिन, होली, गुरु नानक जन्मदिन या फिर मकर संक्रांति। पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, भारतीय त्योहार, उसके बारे में पूछा गया। तो ध्यान दीजिएगा, उस दिन होली मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाया जाता है और गुरु नानक जन्मदिन मनाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। दीपावली कब मनाई जाती है? तो दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। और इसके एक दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो अमावस्या के एक दिन पहले महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि हमारे देश में किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और उसका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। देखिए प्रश्न को ये जो प्रश्न है टेपियोका, इससे कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं टेपियोका के संबंध में, केरल के संबंध में, असम के संबंध में, गोवा के संबंध में, आंध्र प्रदेश के और भी जितने राज्य हैं जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। टेपियोका आप देख रहे होंगे, टेपियोका जो कि नारियल के तेल में जो कोई सी भी करी के साथ खाते हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इस प्रकार के प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। केरल, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश, क्या आपका सही आंसर होगा? सही आंसर होगा आपका केरल। हमारे देश में जो केरल भाग या फिर केरल राज्य है उसमें अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और उनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। केरल आपका सही आंसर होगा। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम आपको बताना है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसले को चुनती है और उसमें ही अंडे देती है। यानी कि जो नर पक्षी होते हैं वो तो बहुत सारे घोंसले बनाता है, लेकिन उसमें से वो एक जो घोंसला होता है उसको चुनती है और उसी में वो अंडे देती है। वो कौन सा पक्षी है? कलचिड़ी है, शकरखोरा है, दर्जिंग चिड़िया है या फिर बया वीवर पक्षी है। तो याद रखिएगा वो पक्षी कौन सा होगा? बया, जैसे वीवर पक्षी भी कहा जाता है। ये जो पक्षी होता है ये एक ही घोंसले को चुनता है और उसी में अपने अंडे देता है, लेकिन जो नर पक्षी होता है वो अनेक सुंदर घोंसले बनाता है। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। किससे पीड़ित है जिसको पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया डॉक्टर ने? एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से या फिर मियादी बुखार से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने में कौन सा तत्व हमें प्राप्त होता है या फिर क्या उसमें सर्वाधिक होता है। तो उसमें क्या होता है? आयरन। आयरन की मात्रा जो होती वो पत्तेदार सब्जी, आंवला, गुड़ में होती है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और जब एनीमिया रोग होता है तो आपको पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने की सलाह दी जाती है, सुझाव दिया जाता है कि आप ज्यादा ज्यादा खाएं ताकि आपको आपकी जो हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर जो आयरन की कमी है उसको आप जल्दी से पूरा कर सके। तो आपका जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न, ब्राज कासा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक है। इसके बारे में देखिए, थोड़ी देर पहले ही आंसर दिया था मैंने। तीसरा प्रश्न है ये, और ये सीटेट की ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। अलग शिफ्ट में, याद रखिएगा, अलग तारीख को पूछा गया है। एक ही तारीख को 3 ही प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने आंसर दिया था। मैं आंसर नहीं दूं उसके पहले आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सीसा और टीन होगा, कापर और टीन होगा, कापर और जिंक होगा, एल्यूमिनियम, कापर और टीन होगा। तो यहाँ पर ब्राज या फिर कासा एक मिश्र धातु है जिसका प्रमुख संगठक क्या होगा? कापर और टीन होगा, यानी कि तांबा और टीन। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए,
अगला प्रश्न है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्मीना शाल, जो ये कि बकरी होती पश्मीना, उनके ऊपर जो बाल होते हैं उनके माध्यम से स्वेटर बनाई जाती है, शाल बनाई जाती है। जैसे कि पहला विकल्प है आपका सॉरी, एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती, बिल्कुल सही है आपका पहला वाला विकल्प। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है, जो कि 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती, बिल्कुल सही है। जो पश्मीना बकरी है जो पहाड़ियों पर रहती है, और कितने मीटर ऊंचे पहाड़ियों पर रहती है? 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ियों पर रहती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा विकल्प है आपका, अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है, तो ये भी सही है। उसी परत से क्या बनाई जाती है? स्वेटर बनाई जाती है, शाल बनाई जाती है, जैसे पश्मीना शाल या फिर पश्मीना स्वेटर कहते हैं। चौथा विकल्प है आपका, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बनाई की जाती है, तो यहां पर देखिए मशीनों द्वारा नहीं बनाई जाती है, हाथों से बनाई जाती है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, हाथों से ना कि मशीनों से। तो आपका चौथा विकल्प आपका गलत होगा। सही कौन सा होगा? ए, बी और सी। ए, बी और सी कौन से विकल्प में है? चौथे में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष भुज यानी कि गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? यह सन पूछा गया है। कब आया था? 2000 में आया था, 2001 में आया था, 2002 में या फिर 2004 में? कब आया था? तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, 2001 में। 2001 में भुज यानी कि गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। यदि आप तारीख पूछे तो तारीख आपको याद रखना है 26 जनवरी। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था भुज गुजरात में, जिसमें कई लोगों की जाने गई थी, हजारों लोगों की जाने गई थी, भूकंप आया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला विकल्प सही होगा। सॉरी, हम थोड़ा पीछे चले गए, आगे आएंगे। अगला प्रश्न, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः कहां पर स्थित है, यह आपको बताना है। तो यहां पर मैप होता तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता था। इस पर एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी जानकारी दूंगा। तो यहां पर सीधे आंसर बताऊंगा अभी, उत्तर और दक्षिण में। हमारे देश की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः उत्तर और दक्षिण में। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है, इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी, पहले आपको बताना है दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिमों की ओर होगी, दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर, दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, या फिर दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। तो मैंने बताया इस पर एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है? वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, पुडुचेरी या फिर पश्चिम बंगाल है? तो इसके बारे में आपको पता होगा, जितने भी अरब सागर के से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश है या फिर राज्य है, उनके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है ये अरब सागर से लगता है, तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन और दीप है, केरल है, लक्षद्वीप है, दादर और नगर हवेली, ये सभी अरब सागर से लगने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता? फर्स्ट पार्ट में भी हमने इसका जिक्र किया था और ये फिर से पूछा गया है। चिराव के बारे में काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। असम है, मिजोरम है, ओडिशा है या फिर झारखंड है? राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? मिजोरम। याद रखिएगा, जो विशेष प्रकार के नृत्य जो चिराव है यहाँ ये कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? तो मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है। और जो चिराव नृत्य है ये मिजोरम का पारंपरिक और सबसे पुराना नृत्य है चिराव। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा AB कोलकाता पश्चिम बंगाल की ओर पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है,
से पुडुचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींची। जो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा क्या होगी, ठीक दक्षिण, ठीक पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मैं आपको बताऊंगा, इसका उत्तर पूर्व यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का आपको नाम बताना है जिससे 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते। कितने? 29। ये फर्स्ट पार्ट में भी इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं और इसके बारे में आपको सभी को पता होगा। सुनीता विलियम है, वाहिदा प्रिज्म है, बछेंद्री पाल है या फिर कर्णम मल्लेश्वरी है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? कर्णम मल्लेश्वरी। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जून 1975 में। कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। इनके द्वारा 29 मेडल जीते गए थे। चलिए, और इनको पुरस्कार भी दिए गए थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इनके पुरस्कार के बारे में भी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा हम शायद आगे निकल गए। देखिए, इनके जो पुरस्कार है वो दिया था 1994 में इनको पुरस्कार मिला था, उसके बाद में 1999 में मिला था। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद में 1999 को इनको जो पुरस्कार मिला था नागरिक सम्मान, जिसे हम पद्मश्री के नाम से जानते हैं, पद्मश्री का पुरस्कार इनको दिया था। पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया था 1999 में, याद रखिएगा। और इनको सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार। ये कब मिला था? 1995-96 में इनको मिला था। जो खेल सम्मान होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी इनको मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये कब मिला है इनको? 1995-96 में मिला है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यदि आप ये देखिए, इस प्रश्न से पहले जो प्रश्न पूछा गया था वही है, ये रिपीट हुआ है। तो उसका आंसर मैंने तो आपको बता दिया था, उत्तर पूर्व है 192 का। अगले प्रश्न की ओर, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा? यहाँ पर देखिए, मसालों का समूह आपको बताना है जो कि केरल में उगाया जाता है। काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता है। तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची है। जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता है या फिर जीरा, काली मिर्च, इलायची है। तो यहाँ पर केरल में उगाए जाने वाला मसालों का समूह आपको बताना है। तो वहां पर तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची को उगाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए कि काली मिर्च और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा भारत का, तो वो कौन सा? काली मिर्च और इलायची के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। काली मिर्च, इलायची का जो उत्पादक राज्य होगा वो कौन सा होगा? आपका केरल होगा। और तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची के साथ साथ केरल में और क्या क्या उगाया जाता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां से आपको बता देता हूं मैं, वेनिला के साथ साथ यहाँ पर लौंग भी उगाया जाता है। लौंग के साथ साथ दालचीनी भी उगाई जाती है, दालचीनी। और दालचीनी के साथ साथ जायफल भी उगाया जाता है, जायफल के साथ साथ यहाँ पर अदरक भी उगाया जाता है। तो ये सभी कहां पर उगाए जाते हैं? केरल में उगाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसलिए केरल को मसाला उद्यान भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि भारत का मसाला उद्यान कौन सा राज्य है, तो वो है केरल। और इलायची को याद रखिएगा, इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। किस मसाले को रानी कहा जाता है? मसाले की रानी कहा जाता है। तो वो क्या होगा? आपका इलायची होगा। तो ये बातों का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक कार है 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है। तो इस कार की औसत चाल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, किलोमीटर में दे रखा है, उत्तर भी किलोमीटर में दे रखा है। तो यहाँ पर हमें मीटर प्रति सेकंड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प थर्ड और फोर्थ मीटर सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा रुकिए, हल करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए चाल का सूत्र क्या है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 1512 है। और आपका समय कितना है? 28 घंटे हैं। जब हम 28 को 1512 से भाग देंगे, 1512, 28 का हम 1512 में भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 54 बार, 54 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब आप विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मीटर सेकंड में दिया हुआ है, ना कि किलोमीटर में। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर में सिर्फ 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में हल करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 का हम इसमें भाग देंगे। यदि हम इसको घंटे में परिवर्तित करते तो 18/5 का देते, लेकिन हम मीटर सेकंड में करेंगे तो 5/18 का हम यहाँ पर भाग देंगे। तो यहाँ पर आपका कितनी बार कटेगा, 54, 3 बार कटेगा, और 3 × 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आपका घर X पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। देखिए आपका घर कहां पर है, X पर स्थित, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, और पिताजी की दुकान कहां पर है, Y पर है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है दुकान, लेकिन क्या है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में चलेंगे। आपको दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। इससे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले ठीक दक्षिण में वो नीचे चलेगा। तो यहां पर हम एक्स है, आपका घर X है तो X से चलेगा वो कहां पर, दक्षिण में। इस प्रकार से हम खींच लेंगे थोड़ा सा, और ये कितना चला, ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाता है। और फिर ठीक पूर्व किधर है, इस साइड में। पूर्व में कितना चलता है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि नीचे लिखना पड़ेगा। तो पूर्व में कितनी चलता है, वो 150 मीटर। यहाँ ऐसा मत सोचेगा इस सारी छोटी लाइन है 200 मीटर की, 150 की लंबी खींच दी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए हम थोड़ा सा कम कर लेंगे इसको। उसके बाद किधर जा रहा है, इसके पश्चात वो ठीक उत्तर में 200 मीटर, यानी कि उत्तर ऊपर, यानी कि ये भी 200 मीटर है और ये भी 200 मीटर है। यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लाइन ऐसी तिरछी बाकी, उसको मत देखिएगा, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है हमें, 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। तो ये जो है क्या है, पिताजी की दुकान आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि Y के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः बताना है। देखिए उत्तर की ओर चला था, अब हमें ये जो दूरी है इसको ज्ञात करना है। दूरी कितनी, दोनों सेम है, ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर है, ये 150 है, तो ये भी कितनी होगी हमारी, 150 मीटर होगी। अब दिशा ज्ञात करना है, उत्तर की तरफ गया है, अब किधर गया है, इस साइड गया है, इधर है ना। तो ये दिशा कौन सी, पश्चिम है। तो 150 मीटर पश्चिम आपका सही आंसर होगा, 150 मीटर ठीक पश्चिम में, देखिए पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा। इसको आप जल्दी भी हल कर सकते हैं, आपको समझाने के उद्देश्य से थोड़ा सा समय लगा, लेकिन क्यों, मतलब कि इसमें इतना समय नहीं लगता है, थोड़े से समय में ये हल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। देखिए यहां पर 10 नवंबर दे रखा है, यहां पर 12, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं 10 नवंबर। ये यहां पर स्टेशन के बारे में लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहां पर लिखा हुआ है तो हम सिर्फ तारीख लिखेंगे, 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22 घंटे 40 मिनट बजे चली, यानी कि कब चली है, यहां पर लिख लेते हैं हम 22:40 पर, ठीक है। फिर वो पहुंची कब वहां पर, 12 नवंबर, 2 दिन बाद पहुंची। ये आपको ध्यान देना है, उस प्रकार लिख लेंगे तो आपका जो आंसर है वो जल्दी आएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। 2021 बड़ोदरा कब पहुंची है, 14 घंटे 10 मिनट में। ये 40 लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों की दूरी कितनी है, दूरी यहां पर कितनी दे रखी है, दूरी 1896 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर दूरी दे रखी है, तो औसत चाल आपको बताना है। देखिए चाल का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, सभी को पता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। यहां पर दूरी दी हुई है 1896, लेकिन यहां पर ज्ञात क्या करना हमें, समय का भी पता नहीं है। तो समय कैसे ज्ञात करते, देखिए 22:40, 2 दिन है, तो यहां पर हम देखेंगे 22:40 से 22:40 तक कितना समय हो गया आपका, 24 घंटे। 24 घंटे आपका ये हो गया, है ना। यहां लिख लेते हैं, ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं, जगह है यहां पर। तो उसके बाद में आपका 22:40 से, दूसरे दिन की बात हो रही, 22:40 से 14
10। ये जो समय है ये आपका कितना निकल के आएगा, तो ये आपका जो समय है वो आएगा 15 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो हम अब इस समय को जोड़ देंगे। आप यदि 22-40 में से 14-10 घटाएंगे तो आपका 15 घंटे 30 मिनट होगा। तो हम 24 घंटे में क्या जोड़ेंगे, 15 घंटे 30 मिनट। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, यहां पर लिख देता हूं, आपका आएगा 39.5 घंटे। कितना आएगा, 39.5 घंटे। तो ये जो समय है आपका कितना निकला, 39.5 घंटे आपका निकला। ये हॉर्स में है, ये किलोमीटर में है। अब आपको यहां पर आसानी होगी हल करने में सवाल को। यहां पर देखिए दशमलव है तो हम दशमलव को हटाएंगे, तो एक संख्या बाद दशमलव है तो यहां पर ऊपर 0 लगा देंगे। यदि हम इसको काटेंगे 395 को से काटेंगे हम 18,960 को, तो ये कितना कटेगा, 48 बार, है ना। आप यदि गुणा करेंगे 395 इंटू 48 तो आपका 18,960 आएगा। तो यहाँ पर ये 48 क्या आया आपका, किलोमीटर प्रति घंटे में। उत्तर क्या दे रखा, देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा सभी जगह, तो 48 का लिखा हुआ है यहाँ पर तीसरे विकल्प में। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो कितनी है, 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 18/12/2021 को 23:45 बजे प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस ट्रेन की यात्रा का औसत, देखिए एक दिन का समय है, यहां पर एक दिन का समय दे रखा है। 18/12/2021 को 23:45 बजे उसने प्रस्थान किया और पहुंचा कब, वो 7:45 पर। यदि हम इसको घटाएंगे तो आपका समय कितना निकलेगा, 8 घंटा। कितना निकलेगा, 8 घंटे का समय निकलेगा। पूछा औसत चाल है, फिर मैंने आपको बताया चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पर, 432। 432 को हम 432 में हम भाग किसका देंगे, 8 का। 8 का 432 में हम यदि भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 54। अब यहां पर जो 54 दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है आपका, किलोमीटर प्रति घंटे में। लेकिन आंसर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं चारों विकल्प में। तो इसका क्या करेंगे हम, 5/18 से भाग दे देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 × 5 करेंगे तो क्या आएगा अपना, 15। तो 15 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका ये कुल्हाड़ी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कुल्हाड़ी। तो यहां पर एक लोहार के बारे में मैंने बताया था कौन सी चीजें बनाता है। 5 सेकंड का मैं आपको वक्त देता हूं, सही आंसर को आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है क्या होगा। तो यहां पर जो लोहार है, आपके 5 सेकंड खत्म हो चुके हैं। लोहार क्या है, खुरपी बना सकता है, आरी, कुल्हाड़ी, ये तीनों चीजें लोहार बना सकता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुना है क्योंकि वहां बाहर नहीं जा सकती, वह निम्न में से क्या है। इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी कि घर में खेले जाने वाले खेल कौन से हैं। 5 सेकंड आपके पास से जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट्स के माध्यम से इसका। चलिए इसका सही आंसर होगा आपका कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। इन तीनों खेलों को घर के अंदर खेला जा सकता है। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 200 है, 2 प्रश्न आपको क्यूज के तौर पर दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं, तो इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं। चीनी, सिरका और नमक, ये तीनों ही पानी में घुलने वाले पदार्थ हैं। चलिए अब यहां पर देखिए 2 प्रश्न, यहां पर आपको 2 प्रश्न दिख रहे हैं और दोनों प्रश्नों का आंसर आपको देना क्यूज में। एक प्रश्न ऐसा है जो कि इन 200 प्रश्नों में पूछा गया है, ये वाला प्रश्न, और ये वाला प्रश्न ऐसा है जो कि इन 200 प्रश्नों में नहीं पूछा गया। आपके अनुसार इसका आंसर देना है। पहला क्यूज है आपका, क्यूज नंबर 1 डालकर आंसर देना है। पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोगी की जाने वाली संरचना कौन सी है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। ट्यूबवेल है, बावड़ी है, बोरवेल है या फिर हैंडपंप है। इसका आंसर मैं इन 200 प्रश्नों में दे चुका हूं।
क्यूज नंबर 2 है घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आपको क्यूज नंबर 2 देखकर आंसर देना है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है या फिर गुजरात में है। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप, मुझे आशा है कि वीडियो काफ़ी अच्छा बना होगा। काफ़ी समय लगा मुझे वीडियो बनाने में, इसकी पीडीएफ बनाने में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया शुरू में। आप हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइएगा, ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो आसानी से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुपों की, तो एक बार चेकआउट करिएगा। फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम आपको जो जानकारी होती है वो प्रदान करते हैं। कुछ प्रश्न भी वहां पर आपसे पूछे जाते हैं, तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।